यूएसबी नहीं होती जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है मैम, हाँ, एमफिल के टाइम पे मुझे मिली हुई है। इतनी अच्छी चलती है। हाँ, वो तो बट बोलते साथ पैकेज में नहीं attach आता था। इनको करना, इनको पैकेज नहीं करना आता। मेरी बात सुन, पाकिस्तान पैकेज मैं आपको भी बताती हूँ। इसके बाद हम पाकिस्तान पैकेज मोबाइल पाकिस्तान डाउनलोड पैकेज करो आप ऐप डाउनलोड करो, इसके अंदर सारे पैकेज आते हैं। ये देखें आपको दिखाती हाँ, हूँ। मेरे पास मेरे साथ है हाँ वही ना, ये जो नहीं मिली थी शहबाज शरीफ की। मेरी बात उससे भी मिस्टर क्या उसका नाम है, मेरी आपको पता है किसी के साथ जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके दैट्स गुड। अच्छा कल हम लोगों ने ना स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन जो था उसका हम लोगों ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया था, लेकिन वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। आज मैं थोड़ा सा आपको उससे डिटेल में लेके जाऊंगी, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की टेक्निक से रिलेटेड। ठीक है, इंटरेस्टिंग लेक्चर है, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड कह लें कि बहुत ज्यादा वाइवा का जो आपका चैप्टर है ना वो इसमें से बनता है। फर्स्ट 5 मिनट 7 मिनट्स में जो आ गया उसकी अटेंडेंस लग जाएगी, बाकी सारे गेट आउट ऑफ द क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आ जाए टाइमली ताकि अटेंडेंस लग जाए। इस टाइम सिर्फ 19 या 18 बच्चे हैं 40 की क्लास में से। पोस्ट आ रहे हैं आप लोगों को, थोड़ी सी जो है ना वो मैं क्या कहूँ अब आप। ठीक है, आज की अटेंडेंस मैंने देखने के बाद कल जितने बच्चे नहीं होंगे वो मेरा लेक्चर नहीं ले सकते। मैंने उनको क्या कहते हैं इस सॉफ्टवेयर में से मैंने उनको ब्लॉक कर देना है आपके स्लैम के ऊपर से। और क्या क्या मैंने ब्लॉक करवाना है मैडम जुबैदा को, समझ आ रही है ना आप लोगों को? सिर्फ 21 बच्चों की, 21 में से भी मैं और एडमिन वाले 2 हो गए, 18 या 19 की जो है ना वो क्लास शो हो रही है मुझे बस। तो आप ये कान खोल के सुन लें बस कि बाकी नेक्स्ट मैंने बिल्कुल ब्लॉक कर देना। माइक्रोबायोलॉजी की आप लोग क्लास नहीं पढ़ सकते, फिर मुझे प्रैक्टिकल और थियोरी में से पास होके दिखाना। मैं देखती हूँ कैसे होते हो। और मैंने एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आता है मैंने उसके सामने भी आपकी कोई हेल्प नहीं करनी। खुद तो मैंने लेना मैंने उसके बेहाल पे छोड़ देना, आपके साथ जो मर्जी सलूक करे वो एक्सटर्नल। थोड़ी सी शर्म होती है पोस्ट आ रहे। जो बच्चे नहीं आ रहे सीआरस क्या कर रहे हैं? सीआरस को नहीं पता कि हम लोग एक्टिवली उनको बुलाएं? या वो क्या छोटे बच्चे हैं जो क्लास नहीं अटेंड करते हैं? स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि स्टरलाइजेशन जो होती है वो रिमूवल ऑफ ऑल द लिविंग फॉर्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें फंजाई भी आ जाता है, बैक्टीरिया भी आ जाता है, वायरसेस भी आ जाते हैं, प्रोटोजुआ भी आ जाते हैं। मतलब कि ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ आ जाती हैं और उसका रिमूवल होता है। लेकिन द डिफरेंस बिटवीन द स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन इज दैट कि हमारे पास डिसइंफेक्शन के अंदर जो होता है वो स्पोर्स भी मर जाते हैं। ठीक है, उसमें स्पोर्स जो होते हैं वो उनकी भी किलिंग हो जाती है। ठीक है, और स्पोर्स की किलिंग द डिफरेंस मेन यही है कि उस जो आपकी डिसइंफेक्शन का प्रोसेस है उसके अंदर स्पोर किलिंग नहीं होती। मतलब कि स्पोर्स बेसिकली क्या होता है, वो एक कह लें कि बेसिक यूनिट है उस सेल के जनरेट होने में। ठीक है, तो जब हम बेसिक यूनिट को ही किल कर देंगे तो आगे क्या चलेगी?
बात नहीं चलेगी ना। सो स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस है कि जिसमें हम जड़ से ही उखाड़ देते हैं, ठीक है। कभी आपने एक कॉन्सेप्ट लिया होगा, एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन, ठीक है। अभी तो आज नजर आया ना बड़े दिनों के बाद, इसकी तो मैं तुम्हारी तो मैं एब्सेंट मार्क करवाती हूँ। अच्छा, बात कर रही थी मैं एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन के बारे में। दो चीजें होती हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब खत्म करना होता है। एलिमिनेशन जो होती है ना वो जड़ से खत्म करना नहीं होता, इरेडिकेशन जो वर्ड होता है ना उसका मतलब होता है जड़ से खत्म करना। सिमिलरली आप इसको कह सकते हैं कि स्टरलाइजेशन मींस इरेडिकेशन, यानी कि वो बीज, कोई भी फ्रूट है वो बीज से बनता है, ठीक है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्पोर से बनता है। जब आप उसका बीज ही खत्म कर दोगे तो वो आगे ग्रो ही नहीं कर सकेगा। सो दैट्स द मेन डिफरेंस कि डिसइंफेक्शन के अंदर हम स्पोर किलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि स्टरलाइजेशन के अंदर हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं इंक्लूडिंग स्पोर। इस डेफिनेशन को बार बार जोर देने का मकसद, बताने का मकसद सिर्फ यही है कि उस टाइम पे वाइवे में तुम लोग ये बात अगर नहीं बोलोगे तो मैं खुद फेल कर दूंगी तुम लोगों को। समझ आ रही है ना, इस बात पे मैं बार बार जो जोर दे के बता रही हूँ। और उस टाइम एक्सटर्नल इतना बेसिक सा क्वेश्चन जब आगे करती है, वो डॉक्टर होती है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होती है, आप लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि इसका हमने क्या जवाब देना है इतनी सिंपल सी बात का। अभी भी कह लें कि 25 बच्चे प्रेजेंट होंगे हार्डली, अभी भी 40 की क्लास में से। सो सैड पोस्ट आ रहा है। आज मैं देखती हूँ ना कि मेरी क्लास में कितने लोग थे, कल तुम लोगों का मैं जो है ना वो बंदोबस्त करती हूँ जरा। अभी नीलम बोल दो हबीब कि अगर अपनी कोई चाहिए ना, इनको कोई सेफ साइड चाहिए तो टाइम ऑनलाइन हो जाइए, वरना बहुत बुरा होने वाला है, फिर आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। अच्छा, स्टरलाइजेशन कहता है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस डेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और हाँ जी, अक्सा को आवाज नहीं आ रही, कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही है? अपना अपना जो है वो रिफ्रेश करें इंटरनेट। A physical or chemical process that completely destroy or removes all microbial life including spores, ठीक है। मतलब उसमें क्या है, हर तरह की लाइफ, फिजिकल केमिकल प्रोसेस दोनों है, ठीक है, जो कि रिमूव कर देता है सारी तरह की माइक्रोबियल लाइफ को, जिसमें स्पोर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन क्या होता है? डिसइंफेक्शन होती है इट इज द किलिंग और रिमूविंग ऑफ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपल किलिंग एंड रिमूविंग। जब बात नहीं की गई स्पोर्स की तो नहीं करनी, वाइवे में भी नहीं करनी, एक्सटर्नल पूछे तो मेरे सामने भी नहीं करनी, ठीक है। बल्कि स्पेसिफिकली मेंशन करके बताना है कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय रिमूव ऑल माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर एंड पे, तो पता चलेगा कि वाकई बच्चे ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, डिसइंफेक्शन तो प्रोसेस है ना। अब डिसइंफेक्शन के अंदर जो हमारे पास कंपाउंड या सोल्यूशन यूज होते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। अब क्या होता है कि तुम लोगों को यही क्लियर नहीं हो पाता कि हमने डिसइंफेक्शन बोलना है या डिसइंफेक्टेंट बोलना है, ठीक है। सो यू शुड क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट एट दिस स्टेप कि जो आपको क्लींजिंग में काम आती है चीज वो डिसइंफेक्टेंट होता है और प्रोसेस डिसइंफेक्शन होता है, ठीक है। So disinfectant product used to kill microorganism on innate objects or surfaces, ठीक है। innate objects क्या होता है? inanimate objects, यानी कि जो बेजान चीजें हैं, डिफरेंट सर्फेसेज है, फ्लोर है, चेयर्स है, वॉल्स हैं, डोर हैंडल्स हैं, ठीक है। तो इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट्स और सर्फेसेज से जो किलिंग होती है वो इन डिसइंफेक्टेंट के थ्रू होती है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स आर नॉट नेसेसरीली स्पोरोसाइडल, ये जरूरी नहीं है कि वो स्पोरोसाइडल हो। हमने एक टर्म पढ़ी थी साइडल एंड स्टैटिक। साइडल क्या होती है? किलिंग होती है। स्टैटिक क्या होता है? साकित, जमूद, रोक देना, ठीक है। सिडल में किलिंग करते हैं, स्टैटिक में हम रोक देते हैं। सो डिसइंफेक्टेंट्स आर नॉट नेसेसरीली स्पोरोसिडल नहीं होते, जरूरी नहीं है कि स्पोरोसिडल हो भी तो कंप्लीटली नहीं होते, बट मे बी स्पोरोस्टैटिक, ठीक है, वो तो हमने ऊपर ही पढ़ा है। सो आप लोगों ने पेपर में भी, ठीक है, और ड्यूरिंग वाइवा आंसर देते हुए भी ये मुंह से बोलना है ताकि मुझे अच्छा लगे, ठीक है, मुझे लगे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऑल द डिसइंफेक्टेंट आर नॉट नेसेसरीली स्पोरोसिडल बट मे बी स्पोरोस्टैटिक, इनहिबिटिंग जर्मिनेटिंग और आउटग्रोथ, ठीक है। जर्मिनेशन क्या होता है? उगना,
ग्रो करना, ठीक है। आउटग्रोथ भी वही है, ठीक है। अपना नेट रिफ्रेश करो फिर। उसके बाद है एंटीसेप्टिक, अ प्रोडक्ट दैट डिस्ट्रॉय और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन और ऑन द लिविंग टिश्यू। अब हम अक्सर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस यूज करते हैं, जैसे कि आजकल कोविड की डर से आप क्या यूज कर रहे हो, आजकल आप कोविड के डर से ये हैंड सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हो। तो किसी भी लिविंग थिंग की रिमूवल के लिए, किसी भी लिविंग चीज के ऊपर जो सोल्यूशन अप्लाई किया जाता है उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो ऑल द सैनिटाइजर्स आर एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। जो बेस्ट एंटीसेप्टिक क्या है, वो एथेनॉल है, जो कि 70% तक आपको क्या देता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अ प्रोडक्ट दैट डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन और ऑन द लिविंग टिश्यू, ठीक है। लिविंग टिश्यू के ऊपर से लिविंग टिश्यू को मारने के लिए जो टेक्निक या जो प्रोडक्ट यूज होती है उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। आगे आ जाता है एसेप्टिक। अक्सर जो स्टूडेंट्स ओटी में वॉशअप होते हैं, उन्होंने कभी सुना होगा सीनियर से कि एसेप्टिक टेक्निक सबसे पहले यूज की जाती है। एसेप्टिक टेक्निक में क्या है, उस फ्लोर को साफ किया जाता है, ओटी टेबल को साफ किया जाता है, ठीक है। ओटी की जो लाइट्स होती हैं उसको साफ किया जाता है, ट्रॉलीज को साफ किया जाता है, ठीक है। आपके जो ये इक्विपमेंट्स हैं दूसरे, ठीक है, उनको साफ किया जाता है। जितनी भी ओटी के अंदर मशीनरी पड़ी होती है उसको आप लोग एसेप्टिक टेक्निक के थ्रू साफ करते हैं, अपने हाथों को करते हैं, ठीक है, उन इंस्ट्रूमेंट्स को करते हैं, तो वो एसेप्टिक टेक्निक उसके अंदर यूज होती है, ठीक है। एसेप्टिकली हम उसको क्या करते हैं, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करते हैं। So characterized by the absence of the pathogenic microbes. Pathogenic microbes का क्या मतलब है, ऐसे माइक्रोब के जो वाकई बीमारी पैदा करते हैं, उनसे छुटकारा जो है वो किस में आ जाता है, एसेप्टिक टेक्निक में आ जाता है। आगे आ जाता है आपके पास मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन जैसे कि हमने आप लोग कह लें कि सुपरफिशियली कल भी पढ़े थे, आज भी थोड़ी सी मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी कि फिजिकल मेथड है एंड केमिकल मेथड है। फिजिकल मेथड में हीट आ जाती है, ठीक है, और रेडिएशंस आ जाती हैं। फिजिकल मेथड में ये कि जिसमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा, सिंपल क्या है कि कोई भी चीज है, कोई भी फिजिकल प्रेजेंस है किसी चीज की, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उसको स्टरलाइज कर रहे हैं चीजों को। रेडिएशन में जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम खास किस्म की रेडिएशंस यूज करेंगे, जो कि क्या करेंगे, उन माइक्रोब्स के ऊपर पड़ेंगे और उनको डीएक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। केमिकल्स में डिफरेंट केमिकल्स आ जाते हैं। हीट में भी आगे से कल जैसे मैंने आपको बताया था, ड्राई हीट आ जाती है और मॉइस्ट हीट आ जाती है। ड्राई हीट नाम से ही जाहिर है कि जिसमें किसी भी किस्म के क्या नहीं है, मिस्ट पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है, पानी के कतरे नहीं है, ठीक है। और मॉइस्ट हीट जैसे कि नाम से जाहिर है कि उसमें क्या है, उसमें पानी के कतरे हैं, पानी के पार्टिकल्स हैं। आगे आ जाता है रेडिएशंस। रेडिएशंस में आपके पास यूवी लाइट्स आ जाती हैं एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस आ जाती हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि यूवी लाइट्स क्या है एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या है, ये भी मैंने आपको कल क्लियरली बताया था, ठीक है। उसके बाद फिल्ट्रेशन आ जाती है। ये भी कल मैंने आपको बताया था कि अक्सर वो लोग जिन्होंने केमिस्ट्री लैब में काम किया हुआ है, एफएससी में सॉल्ट एनालिसिस की हुई है, या इवन मैट्रिक में भी काम किया हुआ है केमिस्ट्री में, तो एक खास किस्म का पेपर होता था, पोरस पेपर, उसमें सुराख होते थे, उसको बीकर के ऊपर रख के हम लोग दूसरे बीकर से पानी एक से जब दूसरे में कन्वर्ट करते थे तो नमक के क्रिस्टल्स ऊपर पड़े रहते थे, नीचे पानी चला जाता था। तो दैट्स टेक्निक कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। सो वो टेक्निक जो होती है वो फिल्ट्रेशन कहलाती है। आगे आ जाता है आपके पास केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, केमिकल मेथड में मैंने आपको क्लोरीनेशन का प्रोसेस बताया था, ठीक है, कि हम वासा वाले जो होते हैं वो जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होता है, बारिशों का मौसम शुरू होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो कमर्शियल लेवल के ऊपर जो है वो प्रोसेस्ड जो क्लोरीन है उसको ऐड कर देते हैं ताकि पानी की सफाई हो जाए। इसी तरह से आपकी ओटीज में जो है, वो कल किसने मुझे स्क्रबिंग के दौरान बताया था, ओटी को जो फ्लोर है वो अपनी अपनी मुझे बताएं कि कौन कौन से प्रोडक्ट से आप जो है वो अपने ओटी के फ्लोर्स और उसकी वॉल्स और उसके हैंडल्स को आप लोग वॉश कर रहे हैं या उनको स्क्रबिंग के दौरान यूज कर रहे हैं। जो लोग ओटी में काम करते हैं मुझे बताएं, कल भी बता रहे थे आप लोग प्रोडक्ट्स के नाम, ठीक है।
वो सारी की सारी प्रोडक्ट जो हैं वो यूज होती हैं एज ए केमिकल, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। फिनाइल तो क्लीनिंग सरफेस है ना डोमेस्टिक यूज के लिए। जो ओटी पर्पज में आपने जहां जहां काम किया है, अल्फा गार्ड, हाँ जी बिल्कुल, सी सेक्शन वाली साइड पे जो है वो अल्फा गार्ड है, सेवलॉन, यस, ये दो जो है वो यूज होते हैं। इवन जो हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स होते हैं उनको जब दूसरी तरफ रखा जाता है आइसोलेशन वार्ड के अंदर, या आइसोलेशन जो यूनिट बना दिया जाता है उनकी सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें भी अल्फा गार्ड और सेवलॉन लाइक जो है वो चीजें यूज होती हैं। तो ये केमिकल मेथड्स हैं जो आपको क्या करते हैं, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे आ जाती है रेडिएशंस। रेडिएशंस में हमारे पास यूवी लाइट्स आ जाती हैं। यूवी लाइट हैज अ लिमिटेड स्टरलाइजिंग पावर बिकॉज ऑफ पुअर पेनिट्रेशन इनटू मोस्ट मटेरियल्स, ठीक है। क्यों यूवी लाइट क्या है, यूवी लाइट की इतनी पावर नहीं होती क्योंकि वो इतनी अच्छी पेनिट्रेट कर नहीं पाती आपकी मटेरियल्स के अंदर, जहां जिस सरफेस को आपने क्या करना पड़ता है, आपने फ्री फ्रॉम माइक्रोब करना पड़ता है। सो जनरली यूज्ड इन इरेडिएशन ऑफ एयर इन सर्टेन एरियाज, फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग रूम्स एंड टीबी लेबोरेटरीज, ठीक है। अब क्या है कि जैसे आपको पता है कि इनमोल हॉस्पिटल है, अब वहां पे ये कहा जाता है कि अगर कोई ना भी चाहे तो इनमोल में अगर ड्यूटी लगा दे तो वहां से टीबी जरूर लेके आता है, ठीक है। तो अब मसला ये है कि इस किस्म की हम पूरे के पूरे कमरे को उठा के तो ऑटोक्लेव में नहीं ना डाल सकते कि वहां पे स्पोर भी मर जाए, सारा कुछ मर जाए। तो जो बड़े बड़े रूमी स्पेसिस हैं, जहाँ पे स्पेसिस हैं, उन स्पेसिस को और उसकी एयर को फ्री फ्रॉम माइक्रोब करने के लिए हम लोग रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। और रेडिएशंस भी क्या है, ऑपरेटिंग रूम्स और टीबी लेबोरेटरीज, जैसे उसने कहा है कि इन जगहों पे इस्तेमाल होती हैं, और उसमें भी वो यूवी लाइट्स है, ठीक है। और अगर सॉलिड चीजों की बात की जाए तो सॉलिड चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है कि ये इतनी अच्छी पेनिट्रेट नहीं करती, लिहाजा एयर के अंदर जो है वो इसका रोल ज्यादा है। आगे आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर गैमा रेडिएशंस आ जाती हैं। सोर्स कोबाल्ट 60 आ जाता है, ठीक है। सोर्स कोबाल्ट 60 हैज अ ग्रेटर एनर्जी देन यूवी लाइट। अब अल्फा गैमा बीटा रेज आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अल्फा की अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, गैमा की अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, बीटा की अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। कोबाल्ट 60 खास किस्म का केमिकल कंपाउंड है जिसकी कहता है कि एनर्जी यूवी लाइट से ज्यादा होती है। मतलब मुराद ये है कि वो सरफेसेस के अंदर ज्यादा अच्छे से पेनिट्रेट कर सकता है कंपैरेटिवली यूवी लाइट। यूवी लाइट क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। सो कोबाल्ट 60 की एप्लीकेशन ज्यादा अच्छी है कंपैरेटिवली यूवी लाइट, मोर इफेक्टिव है। सो मेनली इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज के अंदर स्टरलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस, ग्लव्स, स्पेसिमन कंटेनर्स एंड पेट्री डिशेस। यानी कि आप लोग जब माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करते हो पेट्री डिश के अंदर, तो उसको उसकी क्लींजिंग के लिए भी कोबाल्ट 60 यूज होता है, ठीक है। डिफरेंट आपके ग्लव्स हैं उसको स्टेरलाइज करने के लिए भी कोबाल्ट 60 यूज हो रहा है, ठीक है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक की जितनी भी यूटेंसिल्स हैं, हॉस्पिटल रिलेटेड जितनी भी आप कह लें कि प्लास्टिक की यूटेंसिल्स हैं जिसको स्टेरलाइज करना है हमने, तो गैमा रेडिएशंस और यूवी लाइट की बजाय क्या है, उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम सिंपल उसको कोबाल्ट 60 के थ्रू जो है वो कर लेते हैं, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, हबीब का क्वेश्चन है क्या, ये क्या क्वेश्चन, हराम है क्या, क्या मतलब, आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन के तुम क्या कहना चाह रहे हो, हराम क्या है मतलब। आगे है मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिल्ट्रेशन। अच्छा, एक तो कन्वेंशनल मेथड हम कह सकते हैं कि एक आपके पास फिल्टर पेपर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप लोग भी केमिस्ट्री लैब के अंदर काम करते रहे हो तो एक खास किस्म का पेपर होता है फिल्टर पेपर, जिसके नीचे आपने बीकर रखा होता है और एक सोल्यूशन आप उस फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हो, सारा सोल्यूशन नीचे आ जाता है और ऊपर सिर्फ नमक की क्रिस्टल्स रह जाती हैं, ठीक है। सो क्या है कि मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन में वो कह रहा है फिल्ट्रेशन में बी डन अंडर आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। अब बेसिकली वो पेपर से नीचे आने का मकसद क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर उस पेपर के अगेंस्ट भी जनरेट हो जाता है, जो कि हेल्प करता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ऊपर के ब्लू वाला जो उसने दिखाया हुआ है, एक फिल्टर पेपर, एक फिल्टर टेक्निक दिखाई हुई है उसने,
वो बीकर अटैच है, बीकर के नीचे जो है वो एक मैनुअल कह लें कि आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस एक लगा हुआ है, जो कि कह लें कि थोड़ा सा एडवांस फिल्टर पेपर है। बाहर की जितनी भी केमिस्ट्री लैब्स हैं आपकी यूरोपियन कंट्रीज, ये उधर की टेक्निक दिखाई है। हमारे यहाँ तो वो पेपर का फिल्टर पेपर मिल जाए तो बड़ी बात है स्टूडेंट्स को। एक कह रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर के इंग्रेडिएंट के अगेंस्ट ये प्रेशर पैदा होने से क्या होता है, चीजें क्रॉस द वॉल चली जाती हैं। बेस्ट नॉन एग्जाम्पल इज द मेम्ब्रेन फिल्ट्रेट मेड फ्रॉम सेलुलोज एसीटेट। ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेट होता है जो कि सेलुलोज एसीटेट से मिलकर बना होता है, जनरली रिमूव्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया बट वायरसेस एंड सम स्मॉल बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल क्लेमेडिया एंड माइकोप्लाज्मस में पास थ्रू। ठीक है, इतना अच्छा ये बना हुआ होता है जो कि सेलुलोज एसीटेट का बना होता है। आपने इस कंपाउंड का नाम एज इट इज याद करना है, सेलुलोज एसीटेट। वो कहता है कि ये इतना अच्छा बना हुआ है कि वो बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया, वायरसेस और क्लेमेडिया और माइकोप्लाज्मा भी इस के थ्रू जो है वो क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। दस फिल्ट्रेशन डज नॉट टेक्निकली स्टरलाइज आइटम्स बट इट इज एडिक्वेट फॉर सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज यूज्ड। तो पास कर जाते हैं तो हमें क्या है कि इतना फायदा नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने आपको पहले बताया था कि ये कन्वेंशनल है। ठीक है, मतलब एक रिवायत है, ये रिवायती तरीका है, कोई हम इसको बहुत अच्छा नहीं कहते। अगर फिल्ट्रेशन के थ्रू ही स्टरलाइजेशन को हमने 100% मेक श्योर बना लिया तो फिर ऑटोक्लेव जैसी मशीनरी की तो हमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर हमें हीट मेथड, कोल्ड मेथड, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट की तो जरूरत ही नहीं है। सो फिल्ट्रेशन इज अ वेरी कन्वेंशनल एंड वेरी बेसिक मेथड फॉर स्टरलाइजेशन। Main use for heat labile substances, for example, sera and antibodies. The recommended size filter that will exclude the smallest bacterial cell is 0.22 micron. अच्छा, अब जैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि हीट लेबाइल होती हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जो हीट लेबाइल होते हैं। अच्छा, अब हीट लेबाइल से मुराद क्या है? हीट लेबाइल से मुराद ये कि वो हीट हिटिंग होते हैं, थोड़ा सा भी हीट से एक्सपोज हुए तो वो क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं। तो अब उनको डी नेचर होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस किस्म के फिल्टर पेपर यूज करते हैं या इस किस्म की फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं उनकी स्टरलाइजेशन के लिए कि जिससे वो डी नेचर ना हो। ठीक है, सो मेन यूज फॉर हीट लेबाइल सब्सटेंसेस जो है वो सीरा है और एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज भी सारी की सारी क्या, लिपिड फॉर्मेशन, लिपिड इन नेचर है। सीरास भी आपके क्या होते हैं, एंटी सीरास, जिससे आप ब्लड ग्रुप वगैरह करते हो, एंटी सीरा ए, एंटी सीरा बी। जिन लोगों को ब्लड ग्रुप का प्रैक्टिकल आता है करना या ब्लड ग्रुप चेक करना आता है उनको अंदाजा होगा। सो इस किस्म की जो स्टरलाइजेशन होती है उसके लिए जो है वो आप लोग ये वाला फिल्टर पेपर यूज करते हो, ये वाली फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज करते हो। आगे आ जाता है आपके पास ड्राई हीट। ड्राई हीट जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप जैसे आप लोगों की बेड की साइड पे अक्सर छोटे फ्रिज रखे होते हैं, बिल्कुल मिनी फ्रिज, इसी तरह से इसी साइज का बना हुआ है कि ओवन होता है। ठीक है, फ्रिज की साइज का, हमारे किचन वाला जो ओवन है उसके साइज का नहीं, फ्रिज के साइज का ही ओवन होता है केमिस्ट्री लैब के अंदर या माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर। So simplest method is exposing the item to be sterilized to the naked flame, for example, Bunsen burner for sterilizing bacteriological loops, knives and plates. ठीक है, एक तो ड्राई हीट के अंदर आपका बंसन बर्नर आ जाता है। ठीक है, कभी आप जब कॉलेज वापस आएंगे तो मैं आपको बंसन बर्नर दिखाऊंगी, माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर वो पड़ा हुआ है। सिंपल उसके अंदर क्या था कि आप लोग बर्नर जलाते हो और बर्नर जला के उसके ऊपर उस चीज को गर्म करते हो और गर्म करके क्या करते हो, उसको फ्री फ्रॉम माइक्रोब कर लेते हो। उसमें छुरी आ जाती है, नाइव्स हैं, डिफरेंट ब्लेड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट आर्टरी फॉरसेप्स वगैरह हैं। या अगर आपने पेट्री डिशेस के ऊपर माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर क्या करना है, कोई चीज अगर आपने ग्रो करवानी है तो आप क्या करते हो, उस लूप को पहले बंसन बर्नर के ऊपर गर्म कर लेते हो ताकि वो फ्री फ्रॉम माइक्रोब हो जाए। तो वन ऑफ द ड्राई हीट मेथड। अगला हॉट एयर ओवन है जिसकी मैं बात कर रही थी। उसके लिए स्पेसिफिकेशन है कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड आपने इसका टेम्परेचर रखना है और 1 घंटे के लिए जो भी चीज आपने स्टरलाइज करनी है उसको इस ओवन के अंदर बंद कर देना है। सो इट हैज ए इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इन द चैम्बर एज ए सोर्स ऑफ हीट प्लस फैन टू सर्कुलेट एयर फॉर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इन चैम्बर। ओवन विद द आउट फैन इज डेंजरस। ठीक है, इसमें वो कहता है कि एक 160 डिग्री सेंटीग्रेड इसका रिकमेंडेड टेम्परेचर है। इतने टेम्परेचर के ऊपर आपने 1 घंटे के लिए उस चीज को रखना है उस ओवन के अंदर, और रखने के बाद आपने क्या करना है कि इस ओवन के अंदर एक फैन लगा होता है और उस फैन का मकसद ये क्या होता है कि इक्वली सारी की सारी हीट को आपने सर्कुलेट करना होता है उस चैम्बर के अंदर
ठीक है, अदरवाइज वो क्या होगी, इतनी मुसलसल हीट अगर उसको पड़ेगी तो वो चीज भी उसके लिए खतरनाक हो जाती है। सो यूज फॉर मेटल्स, ग्लासवेयर, ऑइंटमेंट, ऑयल्स, वैक्सेस, पाउडर्स, ठीक है, दैट आर लेकिंग वाटर। ठीक है, तो मेटल्स, ग्लासवेयर यानी कि ऐसी चीजें जो कि ग्लास की बनी हुई है, मेटल्स की बनी हुई है, ठीक है, ऑइंटमेंट है, ऑयल्स है, वैक्सेस है, पाउडर्स हैं, ठीक है, वो सब चीजें जो मतलब जिनके अंदर पानी नहीं है, आप कह लें कि उस पर्पस के लिए हम लोग उनको स्टरलाइज करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। आगे आ जाता है आपके पास मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में आ जाती है आपके पास हॉट वाटर। ठीक है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि देयर इज समथिंग मिस्ट इन वाटर, यानी कि पानी के कतरे जिसमें मौजूद हो, ठीक है, मॉइस्ट मौजूद हो। मॉइस्ट हीट किल्स करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाय डीनेचरिंग प्रोटीन। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया था कि वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो वो उनकी प्रोटीन को क्या कर देती है, डीनेचर कर देती है। बॉइलिंग है, बॉइलिंग कहते हैं क्वाइट कॉमन स्पेशली इन डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस, यानी कि अक्सर पुराना तरीका है कि पानी हम बॉईल करके पी लेते हैं। ठीक है, तो कहता है कि बॉइलिंग क्वाइट कॉमन है। उसमें भी क्या होता है कि आपको पता है कि उसमें भी मॉइस्ट हीट बन रही होती है। ठीक है, पानी के कतरे क्या बन रहे होते हैं, मिस्ट आ रहे होते हैं ना पानी की बॉइलिंग की वजह से। सो डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस के अंदर ये इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ज्यादा नहीं है। बॉइलिंग को भी कोई इतना अच्छा खास नहीं समझा जाता था। पुराने जमाने में आपने देखा था कि कभी गायनी में जो लोग काम करते थे, वो आपने देखा होगा कि मतलब जब डिलीवरी के लिए ये जाती थी खवातीन लोगों के घरों में, तो वो सिंपल क्या करती थी कि वो बॉईल कर लेती थी चीजों को, अपनी यूटेंसिल्स को बॉइलिंग पर्पस के थ्रू। लेकिन अब उस तरह से भी नहीं होता, अब तो प्रॉपर ऑटोक्लेव होता है। ठीक है, इंसिनरेशन आ गए हैं और पता नहीं कौन कौन से कंपाउंड आ गए हैं, उससे आपके यूटेंसिल्स को फ्री फ्रॉम माइक्रोब किया जाता है एंड देन नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है। सो बॉइलिंग भी फिल्ट्रेशन की तरह एक कन्वेंशनल मेथड है, एक पुराना तरीका है। अब ये लोग जो ऑनलाइन हो के फिर दोबारा ऑफलाइन हो गए, इनका इलाज क्या किया जाए आप खुद ही बता दें क्लास। और वो कौन कौन से लोग हैं जो ऑफलाइन हुए हैं, वो खुद ही आके दोबारा मुझे मैसेज कर दे, इनबॉक्स कर दे, मैं देख रही हूँ, ताकि उनकी वजह से बाकी लोगों की क्लास ना हो। ये जो मुझे शो हो रहे हैं, ये बाकी के 4-5 स्टूडेंट किधर है, मुझे सिर्फ इतना बता दें आप। आगे आपके पास आ जाता है टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन वो प्रोसेस है नेम्ड आफ्टर जॉन टिंडल। ठीक है, टिंडलाइजेशन बेसिकली एक साइंटिस्ट था। तो टोटल कितने हैं अभी हमारे स्टूडेंट, जरा मुझे ये बताएं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ऑफ इन आवर इन क्लास, टोटल स्टूडेंट 40 की क्लास है ना पोस्ट आरएन की आप लोगों की फर्स्ट ईयर की। ठीक है, उसमें से आपकी इस टाइम एक एडमिन ऑन है। ठीक है, 3 एडमिन के लोग हैं, मैं हूँ, मिस महा है और एक है, 3, तो 37 शो हो रहे हैं। मतलब इस टाइम 8 बच्चे जो हैं वो अभी एब्सेंट है, 37 शो हो रहे हैं इस टाइम पे। तो आप हिसाब लगा लेंगे कितने लोग जो है वो एब्सेंट है। जरा बताएं मुझे कितने लोग एब्सेंट है। नहीं, बॉइलिंग में स्पोर्स नहीं किल होते बेटा, प्रेशर चाहिए होता है स्पोर्स को किल करने के लिए। हाँ जी हबीब, मुझे रिपोर्ट चाहिए, बताएं जरा। 37 मुझे शो हो रहे हैं, 3 एडमिन के निकाल के बताएं कितने रह गए पीछे। 34 रह गए। हाँ जी, बाकी फिर कहाँ गए मुसरत बच्चे, उन 6 के मुझे नाम भेज दें आप, भेजे नाम, वरना उधर से वहां से मैं लिस्ट निकलवा लेती हूँ, फिर उनकी कल मैं उनका बंदोबस्त करती हूँ, वरना फिर तुम पूरी क्लास की शामत आएगी। अच्छा, उसके नाम से इन्होंने टेंडर डाला हुआ है, लाइक लेंथी प्रोसेस है। वो कहता है मतलब नॉट अ टेकिंग टाइम टेकिंग होता है ये। सो ये डिजाइन किया जाता है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया दैट आर लेफ्ट बाय सिंपलिंग बॉइलिंग वाटर मेथड। अभी किसी स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि बॉइलिंग पे नहीं होते, तो मैंने उसको कहा था कि नहीं होते, सिंपल बॉइलिंग पे नहीं होते। आपके इसी क्वेश्चन का जवाब जो है वो जॉन टेंडल ने फिर दिया था कि एक लेंथी प्रोसेस है, आप इसको ज्यादा लेंथ के लिए बॉईल करते हैं उस चीज को। ठीक है, जो कि स्पोर्स ऐसे जो कि रह गए होते हैं, वो भी इस मेथड के थ्रू क्या होते हैं, उनकी भी किलिंग शुरू हो जाती है। सो टेंडलाइजेशन इज द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। अच्छा जी, उसके बाद कहता है द प्रोसेस इन्वॉल्विंग बॉइलिंग फॉर अ पीरियड टिपिकली 20 मिनट्स। ये टाइमिंग, ड्यूरेशंस, प्रोटोकॉल्स, ये आपने साथ साथ याद रखने हैं। बात कल खत्म हो सकती थी, लेकिन बात कल क्यों खत्म नहीं हुई, इसी वजह से नहीं हुई कि इसमें मैंने कुछ जो आपको टेम्परेचर, प्रेशर और ये जो टर्मिनोलॉजी ना ये बतानी थी। सो आपने वो लेक्चर ये लेक्चर मिला के पढ़ना है, इस दोनों में से आप लोगों का वाइवा और पेपर बनना है। सो कहते हैं द प्रोसेस
इन्वॉल्व बॉइलिंग फॉर अ पीरियड टिपिकली 20 मिनट्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 20 मिनट के लिए उसको हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उसको हम बॉइल करते हैं, कूल करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं फॉर अ डे, पूरे दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर बॉयल करते हैं, फिर कूल करते हैं, फिर इंक्यूबेट करते हैं फॉर अ डे, पूरे दिन के लिए। फिर फाइनली उसको हम क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, कूल करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं फॉर अ डे। ठीक है, 3 दिन लगातार। सो द 3 incubation period are to allow heat resistant spores surviving the previous boiling period to germinate to form the heat sensitive vegetative growing state which can be killed by the next boiling step। मकसद ये है कि हमने बॉयल किया, कूल किया, इंक्यूबेट किया फॉर अ डे, फिर हमने क्या किया, बॉयल किया, कूल किया, इंक्यूबेट किया फॉर अ डे, फिर हमने बॉयल किया, कूल किया, इंक्यूबेट किया फॉर अ डे। कहने का मकसद ये है कि 3 दफा मुसलसल एक ही काम करने का मतलब ये था कि अगर कोई चीज बीच में रह गई है, कोई ऐसा वेजिटेटिव स्पोर रह गया है जो कि सिंपल बॉइलिंग या वन टाइम की बॉइलिंग उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट देती है या उसको इनहेंस कर देती है उसकी वेजिटेशन के प्रोसेस को, उसको उगने के प्रोसेस को, तो अगली दफा की बॉइलिंग उसको टोटली डेड कर दे या उससे अगली दफा की बॉइलिंग भी उसको टोटली डेड कर दे, उसके स्पोर्स भी मर जाए। सो दिस इज द मेन पर्पस फॉर 3 टाइम बॉइलिंग इन टिंडलाइजेशन। इंक्यूबेट का मतलब होता है रूम टेम्परेचर के उसके ऊपर रख देना, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, कवर करके इंक्यूबेट करना, ये होता है। इंक्यूबेशन यही नहीं होती कि इंक्यूबेशन में जो है वो आपने क्या किया, उसको किसी इंक्यूबेटर में ही जाके रखना है, ऐसे नहीं। इंक्यूबेट का मतलब होता है कि किसी ऐसी जगह पे रख देना जो कि फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स हो और उसके लिए फेवरेबल हो। ठीक है, उसको कहते हैं इंक्यूबेट करना, रखना। सही है, आगे है उसके बाद द प्रोसीजर ओनली वर्क्स फॉर अ मीडिया that can support bacterial growth, it will not sterilize plain water। So कहता है कि ये वो प्रोसीजर है जो कि क्या करता है, वर्क करता है मीडिया के लिए जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए सपोर्ट करते हैं। सो इट विल नॉट स्टरलाइज प्लेन वाटर। प्लेन वाटर के लिए हम टिंडलाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमें टिंडलाइजेशन मुकम्मल तौर पे, टिंडलाइजेशन पानी हम है वो इससे साफ नहीं हो सकता, सिंपल। आगे आ जाता है आपके पास पेस्चराइजेशन। अच्छा, आप लोग अक्सर यूटिलिटी स्टोर में जब घुसते हैं अपनी ग्रोसरी वगैरह करने के लिए तो आपने देखा होगा कि कितनी तरह की मिल्क जो है वो मार्केट में मौजूद है। नूरपुर है, ठीक है, नेस्वीटा है, मिल्क पैक है, डेयरी उमंग है, पता नहीं कितनी कितनी तरह के मैंने आपको, आप लोग जो है वो दूध के डिब्बे देखते हो। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आती कि कौन सा ले कौन सा ना ले, लेकिन हर बंदे की अपनी चॉइस है कि वो कौन सा डिब्बे का दूध जो है वो ज्यादा पीना पसंद करते हैं, किसकी चाय पसंद करते हैं। बट जितने अभी आप मार्केट के अंदर इस वक्त ये दूध के डिब्बे देख रहे हैं, स्टोर्ड मिल्क देख रहे हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर लुइस पास्चर। ठीक है, ये सारा का सारा सेहरा पास्चर को जाता है। या जितनी भी दूध दही की बनी हुई प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पास्चर की वजह से, उसकी दी गई टेक्निक की वजह से, ठीक है, वो क्या है कि वो मेक श्योर हुआ है। सो व्हाट इज द पास्चराइजेशन? बार बार आपसे एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछ सकता है, इवन मैं पूछ सकती हूँ। सो कहता है इट एम्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ द वायबल पैथोजेंस इन द लिक्विड सो दे आर अनलाइकली टू कॉज डिजीज। ठीक है, मतलब वायबल पैथोजेंस क्या है, जो कि वाकई कह लें कि वाइटैलिटी रखते हैं या वायबिलिटी रखते हैं बीमारी कॉज करने के लिए, लिक्विड के अंदर, उस लिक्विड में से उसको फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करना पास्चराइजेशन की टेक्निक के थ्रू पॉसिबल हुआ। ठीक है, पास्चराइजेशन उस टेक्निक का नाम है। सही है, सो इट यूजेस हीट एट टेम्परेचर sufficient to inactivate harmful organism in a milk, does not achieve sterilization। ठीक है, स्टरलाइजेशन नहीं हम इसमें अचीव कर सकते, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम किसी हद तक इनएक्टिवेट कर देते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को। टेम्परेचर में भी 138 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, उसको फ्लैश मेथड कहते हैं। अगर तो पास्चराइजेशन का प्रोसेस 138 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर मेक श्योर किया जाए, उसको मुमकिन बनाया जाए फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए, यानी कि जिसको फ्लैश मेथड कहते हैं, तो वो ये कहलाएगा आपका फ्लैश मेथड। और अगर 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन किया जाए फॉर 15 to 20 सेकेंड, 15 से 20 मिनट के लिए, और 62 सेकेंड और 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम,
इसको कहते हैं आप लोग नॉन फ्लैश मेथड कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर या तो 138 डिग्री सेंटीग्रेड हो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ठीक है, वो फ्लैश मेथड है, या फिर 15 से 20 सेकंड के लिए 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 62 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आधे घंटे के लिए आप दूध को बॉईल करते हैं। इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर देते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनएक्टिवेट हो जाते हैं। सो आपने एज इट इज पास्चराइजेशन की टेक्निक इसी तरह से टेम्परेचर समेत याद कर लेनी है। आगे आ जाती है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में आपके पास ऑटोक्लेव आ जाता है। पास्चराइजेशन के अंडर प्रोसेस्ड होता है, क्या अंडर प्रोसेस्ड होता है। ऑटोक्लेविंग कहता है एक स्टैंडर्ड स्टरलाइजेशन मेथड है हॉस्पिटल्स के अंदर। ऑटोक्लेव जैसे कि आपको पता है कि बिल्कुल प्रेशर कुकर के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप में से जो फीमेल्स जो है वो प्रेशर कुकर में कुकिंग वगैरह करती हैं, तो आपने देखा होगा कि खास किस्म का एक टेम्परेचर जो है वो उस कुकर के अंदर मेंटेन हो जाता है जब नीचे से हम उसको फ्लेम देते हैं और अंदर पानी होता है। वो पानी उस फ्लेम से जो पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है, सॉरी, इसको जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के उससे अबव लेके जाता है तो वो उसको स्टीम को गैस में कन्वर्ट कर देता है। और फिर वो जो गैस का प्रेशर है वो इस चीज को क्या करती है, उसको नरम करने में या उसको खत्म करने में हेल्प आउट करती है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसी प्रिंसिपल के ऊपर आपका ऑटोक्लेव यूज हो रहा है। ऑटोक्लेव जो है वो बड़ी से बड़ी ओटी सेक्शन ले ले, डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट ले ले, हर जगह पे ऑटोक्लेव की जो है वो जरूरत पेश आती है। सो स्टैंडर्ड स्टरलाइजेशन मेथड जो है वो इन हॉस्पिटल्स के अंदर है। Autoclaves work under the same principle as the pressure cooker, where the water boil at increased atmospheric pressure. That's why because of increased pressure, the boiling point of water is greater than 100 degree centigrade. हाँ जी बेटा, इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, लीनर्स भी होती हैं, ठीक है, आपकी ओटी यूटेंसिल्स भी होते हैं, सब कुछ ऑटोक्लेव हो सकता है सिवाय आपके ऐसे यूटेंसिल्स जो कि शीशे के बने हैं, जो कि ग्लास वेयर है, ठीक है, और सेंसिटिव और हीट लेबाइल है, ठीक है, वो नहीं हो सकते। आगे, ऑटोक्लेव इज टफ डबल वॉल्ड चैम्बर इन विच एयर इज रिप्लेस्ड बाय प्रेशर सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर अप्लाई होता है इसके अंदर और जो स्टीम बनती है वो क्या कन्वर्ट कर देती है, जो आपकी स्टीम है वो उसको गैस में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो वो गैस के प्रेशर की वजह से वो चीज जो है वो खत्म हो जाती है या इनएक्टिवेट हो जाती है। ये देखें, ये आपको उसने जो है वो दिखाया हुआ है इसके अंदर, पिक्चर के अंदर। द एयर इन द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड एंड फिल्ड विद सैचुरेटेड स्टीम, यानी कि जो पानी था उसने उसकी स्टीम बना दी, सही है। द चैम्बर इज क्लोज टाइटली, द स्टीम कीप्स ऑन फिलिंग इनटू एंड द प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज। जाहिर बात है जब आपने ऊपर ढक्कन बंद कर दिया तो ग्रेजुअली प्रेशर ने इंक्रीज करना है। द आइटम टू बी स्टरलाइज गेट कंप्लीटली सराउंडेड बाय सैचुरेटेड स्टीम, ठीक है। तो सारी की सारी आइटम जो है वो सैचुरेटेड स्टीम से क्या हो जाती है, सराउंडेड हो जाती है, जो कि मॉइस्ट हीट होती है, which on contact with the surface of the material to be sterilized condenses to release its latent heat of condensation, which adds to already raised temperature of steam, so that eventually all the microorganism in whatever form are killed, ठीक है। अब वो कहता है कि नीचे से फ्लेम हम इतना रखते हैं और ऊपर से हम प्रेशर इतना होता है कि जो आहिस्ता 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 जो कि हीट आपके पास, कंडेंस का मतलब होता है इकट्ठा होना, जमा होना और एक चीज बना देना। डिपेंड करता है कि नहीं, प्लास्टिक और रबर नहीं रखते हैं मोस्टली, अगर रखनी भी हो तो वो रखते हैं जो कि हीट लेबाइल नहीं होती। हाँ जी, अगर आपने देखा हो हॉस्पिटल में वो छोटे छोटे ड्रम्स मिलते हैं, जो लोग ओटी में वॉशअप होते हैं ना उनको पता होगा, ड्रम से होते हैं। उन ड्रम्स के अंदर हम लोग डिफरेंट, ये जो मैकनटॉश होते हैं, लिनन होती हैं, इसके अंदर हम यूटेंसिल्स को या इंस्ट्रूमेंट को पैक करते हैं। पैक करके उसको हम क्या बनाते हैं, उन 2 ड्रम्स के अंदर पैक कर लेते हैं। इवन जो चादरें भी होती हैं पेशेंट्स की ओटी की, ठीक है, लिनन आपकी बेड की, वो 2 ड्रम एट ए टाइम, डिपेंड अपॉन कैपेसिटी ऑफ द ऑटोक्लेव के कितने ड्रम उसके अंदर आ सकते हैं, वो ड्रम हम भर देते हैं, ठीक है। वो ड्रम एज इट इज हम रखते हैं। फिर उसके बाद जब जितना हमने प्रेशर सेट किया होता है, टेम्परेचर सेट किया होता है, उसके बाद वो क्या होता है कि नीचे से जब हम हीट खोलते हैं तो पानी भी डालते हैं। हीट खोलने के बाद क्या है कि वो जब प्रेशर बनता है, प्रेशर जो है वो सारी की सारी चीजों को स्टरलाइज करता है। खोलने के बाद हम उसकी उसी तरह से ऊपर सेफ्टी वेल्व लगे होते हैं, जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर प्रेशर कुकर होता है,
तो इसी तरह से प्रेशर कुकर की जैसे हम सेफ्टी वेल्व को हटाते हैं, तो हटाने के बाद चूल्हा नीचे से बर्नर के ऊपर रखा होता है, उसको बंद करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रेशर रिलीज आउट होता है, जो आप कंडेंस स्टीम बनी हुई होती है, स्टीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती है और चीज आपकी स्टरलाइज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे है द यूजुअल टेम्परेचर अचीव्ड इज 121 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसमें मैं बार बार बता रही हूँ कि आपने टेम्परेचर, ये जो है ना टेम्परेचर और प्रेशर, इसका आपने ध्यान रखना है क्योंकि यही आपसे पूछा जाना है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ये है कि जब फर्स्ट फेज से सेकंड फेज के अंदर आपकी जो स्टीम है वो एंटर होती है, तो स्टीम पानी मॉइस्ट हीट है ना, ऑटो के मॉइस्ट हीट की एप्लीकेशन पे काम करता है, तो नीचे से टेम्परेचर इतना बढ़ता चला जाता है, इतना बढ़ता चला जाता है कि जो मॉइस्ट हीट है वो आहिस्ता 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 स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, कंडेंस होके। कंडेंस का मतलब है मॉलिक्यूल्स जुड़ जुड़ के क्या बना देते हैं, स्टीम ही बना देते हैं, एवैक्यूएशन ही होना शुरू हो जाती है। फिर नाउ इट विल नॉट मोर स्टीम, सॉरी हीट नहीं रहेगी, बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी स्टीम के अंदर। ठीक है, मॉइस्ट हीट नहीं रहेगी, स्टीम बनती चली जाएगी, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है आपस में मर्ज होते 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 जो है वो गर्म हवा बना देना। अच्छा, उसके बाद कहता है कि जो यूजुअल टेम्परेचर है, ये नुदरत की अटेंडेंस नहीं, एब्सेंट मार्क करें। नुदरत आप जो है वो आपकी आज एब्सेंट नहीं हो, अटेंडेंस नहीं होगी, आप जा सकती हैं क्लास से, आज आपकी बिल्कुल नहीं होगी, और आप नेक्स्ट भी जो है वो 2 दिन क्लास में नहीं आएंगी, अगर आप आएंगी तो मैं पीछे से ब्लॉक करवा दूंगी। अच्छा, यूजुअल टेम्परेचर जो है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड है और 15 पास्कल है, ये आपने 2 रीडिंग्स एज इट इज याद करनी है। एट एक्सपोजर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द टाइम फॉर स्टरलाइजिंग इज फर्दर रिड्यूस, मतलब जितना हम टाइम इंक्रीज करते जाएंगे उतना हमारा स्टरलाइजेशन का जारी बात है टाइम भी कम होता जाएगा। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्लेव। टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, देयरफॉर स्पोर्स किल्ड हो जाते हैं। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम जनरेट एक्स्ट्रा हीट, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, मतलब लेटेंट है क्या कि बाद की जो स्पीड है वो बनना शुरू हो जाती है, स्टीम कंडेंस होना शुरू हो जाती है। द कंडेंसेशन ऑल्सो अलाउज द स्टीम टू पेनिट्रेट रैपिडली इनटू द पोरस मटेरियल। अब ये जो कंडेंस्ड हीट होती है, ये इतनी कह लें कि स्टीम जुड़ जुड़ के हीट जो स्टीम बना देती है पेनिट्रेट करने वाली, कहता है कि वो पोरस मटेरियल के अंदर भी धंस जाती है और फ्री कर देती है फ्रॉम माइक्रोब्स। आगे नोट है कि डेट ऑटोक्लेव आइटम मस्ट बी स्टीम परमिएबल। ऑटोक्लेव की आइटम जो होती है वो स्टीम परमिएबल होनी चाहिए, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर आइटम डेट आर लेकिंग वाटर। कभी भी आपने ऐसी सरफेस को ऑटोक्लेव नहीं करना कि जिसके अंदर पोर ना हो, क्योंकि जो भी आपने चीज ऑटोक्लेव करनी है वो स्टीम परमिएबल होनी चाहिए, उसमें से स्टीम मस्ट पास करनी चाहिए। आगे है मॉनिटरिंग ऑफ ऑटोक्लेव। फिजिकल यूज ऑफ थर्मोकपल टू मेजर एक्यूरेटली द टेम्परेचर। थर्मोकपल का मतलब ही क्या, थर्म कहते हैं बिजली को, ठीक है, तो हीट को। सो थर्मोकपल का फिजिकल यूज ही क्या है कि आपने टेम्परेचर को, हरारत को मेजर करना है। केमिकल, इट कंसिस्ट ऑफ हीट सेंसिटिव, ठीक है, हीट सेंसिटिव जो है वो मिलकर बनी हुई होती है। दैट चेंजेस कलर एट द राइट टेम्परेचर एंड एक्सपोजर टाइम, मतलब जैसे ही उसका कलर चेंज होता है आपको पता चल जाता है कि इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा होने के साथ साथ क्या है, इसका एक्सपोजर टाइम कितना है। ऑटोक्लेव टेप है और ब्राउन ट्यूब है, ठीक है, मतलब कलर चेंजिंग की बेस पे आपको पता चलता है कि कितनी देर से इसको हीट प्रोवाइड की जा रही है और किस हद तक जो है वो चली गई और कितना जो है उस पर असर आना शुरू हो गया। ठीक है, आगे है बायोलॉजिकल में, वेयर अ स्पोर बेयरिंग ऑर्गेनिज्म इज एडेड ड्यूरिंग द स्टरलाइजेशन प्रोसेस एंड देन कल्चर्ड लेटर टू इंश्योर दैट इट हैज बीन किल्ड। ठीक है, मतलब अगर वो स्टरलाइजेशन के दौरान बायोलॉजिकली वो स्पोर्स ऐड हुए हैं और स्पोर्स ऐड होने के बाद जो है वो कल्चर होने से पहले ही किल्ड हो गए हैं, या उनकी कोई ऐसी फेज आई है कि जो कल्चरिंग से पहले आ गए, तो इट मीन्स कि उनके स्पोर्स भी खत्म हो गए हैं। आगे केमिकल मेथड में यूजफुल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक एंड लेंस इंस्ट्रूमेंट एंडोस्कोप्स। मतलब ये जो एंडोस्कोपी आप करते हैं उसके आगे डिफरेंट लेंस यूज होते हैं, ये उसकी बात हो रही है। केमिकल में इथाइलिन ऑक्साइड चैम्बर है और एक्टिवेटेड एल्कालाइन ग्लूटरल्डिहाइड है 2%। इथाइलिन ऑक्साइड चैम्बर के अंदर कहता है इथाइलिन ऑक्साइड अल्कलाइड्स मॉलिक्यूल्स एंड देयर बाय इनएक्टिवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंपल आपने नाम याद करना है और लिखना है कि ये इनएक्टिवेट कर देते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड में कॉज एक्सप्लोजन, धमाका करता है, इफ यूज प्योर, अगर प्योर यूज किया जाए
So it is mixed with an inert gas, for example neon, freon at the ratio of 10:90. अगर प्योर यूज किया जाए थाइलिन ऑक्साइड तो बम धमाका होगा, आपके अपने बाल भी सर के उड़ जाएंगे, ठीक है। सो इसको आपने क्या करना है, नियॉन और फ्रीऑन के साथ यूज करना है 10:90 की रेशियो के साथ। सो इट रिक्वायर्स ह्यूमिडिटी, इसके लिए ह्यूमिडिटी चाहिए, एंड इज यूज्ड एट रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 60%, यानी कि इतनी नमी होनी चाहिए नियॉन और फ्रीऑन की। टेम्परेचर जो रखा जाता है वो 55 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, एंड एक्सपोजर पीरियड 4 to 6 आवर्स होता है इसका। उसके बाद आ जाता है एक्टिवेटेड एल्कलाइन ग्लूटरल्डिहाइड। एक्टिवेटेड एल्कलाइन ग्लूटरल्डिहाइड जो है वो 2% यूज होता है। इमर्स आइटम इन सॉल्यूशंस फॉर अबाउट 20 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट्स के लिए इसको रखा जाता है। ग्लूटरल्डिहाइड वो सोल्यूशन है जिसकी वो बात कर रहे हैं। इफ ऑर्गेनिज्म इज TB, in case of spores the immersion period is extended 2 to 3 hours। अगर TB की केस है तो TB के केस में 20 मिनट्स के लिए, ठीक है, और इन केस ऑफ अगर उसके स्पोर्स भी मौजूद हैं तो आप उसका टाइम बढ़ा दें, उसको आप आवर्स की बजाय मिनट्स की बजाय उसको आवर्स में ले जाएं, घंटों में ले जाएं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिसइंफेक्टेंट्स, यानी कि वो वाले कंपाउंड जो कि डिसइंफेक्शन करवाते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्टिविटी ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को असरअंदाज करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो तब भी कोई फायदा नहीं है, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका डिसइंफेक्टेंट, उसकी वैसी केमिकल कंपोजिशन नहीं रहेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन अप टू द पॉइंट ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, आफ्टर दिस लेवल नो एडवांटेज इन फर्दर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। यानी कि आपने जब डिसइंफेक्शन या सैनिटाइजर भी किसी भी लैब में बनाना है तो आपने खास लिमिट से ऊपर नहीं जाना, अगर खास लिमिट से आप ऊपर जाएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं, डिसएडवांटेज होना शुरू हो जाएगा। आगे टाइम में कहता है डिसइंफेक्टेंट नीड्स टाइम टू वर्क, फिर जब आपने अप्लाई कर दिया तब भी आपको टाइम चाहिए उसको वर्क करने के लिए। रेंज ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि आपकी रेंज ऑफ एक्शन कितनी रेंज में आप उसको स्कैटर्ड करना चाह रहे हैं। डिसइंफेक्टेंट्स आर नॉट इक्वली इफेक्टिव अगेंस्ट द होल स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रोब, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो अच्छे नहीं होते। For example, chloral hexidine is less active against gram-negative bacteria than gram-positive cocci। अब chloral hexidine जो है वो gram-negative बैक्टीरिया के लिए अच्छी नहीं है, gram-positive के लिए ज्यादा अच्छी है। So may be inactivated by dirt, organic matter, protein, pus, blood, mucus, feces, cork and some plastics। So ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए वो कहता है कि जो चीज अच्छी नहीं है जरूरी है कि वो ग्राम पॉजिटिव के लिए भी हो, तो ये आपने डिफरेंस रखना है। बार बार उसने टेम्परेचर की बात की कि अगर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। आगे हाइपोक्लोराइड्स एंड ग्लूटरल्डिहाइड 2% आपने पीछे भी पढ़ा है, कहता है आर मोर एक्टिव अगेंस्ट हेपेटाइटिस वायरसेस देन मोस्ट अदर डिसइंफेक्टेंट। सो हेपेटाइटिस रिलेटेड चीजों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे फिनॉल एंड फिनोलिक्स, क्वेश्चन यहाँ तक ही रहने दें। टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट से फिर मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगी। इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे कर लें, फैक्टर्स तक बस। फैक्टर से आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे, फैक्टर से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्स की तैयारी ठीक चल रही है? एग्जाम्स आपने केयरफुली सारे एमसीक्यूज बेस्ड है, लिहाजा आपने उसको बहुत अच्छे से रेडी करना है पेपर्स को। पेपर्स में किसी किस्म की वो कोई नहीं आनी चाहिए। इसमें कोई क्वेरी है तो मुझसे आप पूछ लें। और मुझे जो लोग इस वक्त एब्सेंट हैं उनका तो बिल्कुल होना ही नहीं ना, वो तो रिकॉर्ड में आ जाएगा, वो तो एडमिन के पास है आपका रिकॉर्ड। वो तो अब मतलब ऑनवर्ड पहले 5 मिनट में अगर कोई बच्चा नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, और वो बाद में आता है तो मैंने उसको नहीं फैसिलिटेट करना। नुदरत की आज की एब्सेंट जाएगी, सॉरी नुदरत, रूल इज रूल, समझ आई है ना। सो क्या कहते हैं, अब ये सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं क्लियर कर रही हूँ, अगर मुझे 40 की फ्रीक्वेंसी नजर ना आई तो वो बच्चा जो है वो टिल मिड टर्म उसका पेपर नहीं होना, और आगे जाके फाइनल में मैंने उसका वाइवा नहीं लेना, फिर बैठा रहे वो फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। तो ये याद रखें कि एक दफा अगर एक्सटर्नल क्लियर कर भी दिए, अगर इंटरनल की एवेल्युएशन ना आए
तो आप लोग क्लियर नहीं हो सकते। ठीक है, सो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि क्या कहते हैं इंटर की जो आपके प्रैक्टिकल और वाइवा के मार्क्स हैं वो भी टीचर के पास हैं और होते हैं। सो किसी गलत फहमी में नहीं रखना खुद को। टाइमली मुझे अटेंडेंस चाहिए, टाइमली मुझे प्रेजेंट चाहिए। जो लोग 7-8 मिनट के बाद नहीं आते वो जा सकते हैं, बस, एंड दैट्स इट। और मुझे रैली की अटेंडेंस मिल रही है, मैंने ये अटेंडेंस देख के तो फिर मैंने आगे जो है वो आप लोगों को अलाउ करना है, वो उसको स्लैम से ही मैंने हटा देना है। हाँ जी बताएं, और कोई सवाल? मेथड आपने सारे लिखने हैं, आपने सब मेथड लिखने हैं अकॉर्डिंग टू टाइम।